ओके, गुड आफ्टरनून ऑल। इस लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं कि जो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है टू वे स्लैब। जिस तरह से हमने वन वे स्लैब देखा हुआ है, तो वन वे स्लैब के हिसाब से ही टू वे स्लैब ही हमें डिजाइन करना होता है। लेकिन अगर हम इसके कंसिडरेशन देखते हैं अकॉर्डिंग टू आईएस कोड, तो वो थोड़े अलग है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम पर्टिकुलरली वो जो कंसिडरेशंस है या आईएस कोड के क्लॉजेस है वो एक बार देख लेते हैं कि टू वे स्लैब, वन वे स्लैब के तो हमने देखे हुए हैं कि वन वे स्लैब अगर हमें डिजाइन करना होता है तो वन वे स्लैब डिजाइन करने के टाइम में जो कुछ आईएस कोड के कंसिडरेशंस है तो वो हमने देखे थे कि किस तरह से L/D रेशियो लेना है, मॉडिफिकेशन फैक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद में हम बेंडिंग मोमेंट और शेयर फोर्स, ये कुछ टेबल में जो कोएफिशिएंट्स दिया रहता है तो उसके हिसाब से उसे कैसे कैलकुलेट करना है, ये हम वन वे स्लैब में ऑलरेडी देख चुके हैं। तो टू वे स्लैब में क्या डिफरेंट या कैसे अलग अलग क्लॉजेस टू वे स्लैब में दिया है तो हम देखते हैं। तो यहाँ पे जैसे सबसे पहले स्पैन, इफेक्टिव स्पैन, इफेक्टिव स्पैन टू इफेक्टिव डेप्थ रेशियो, ये क्लॉज नंबर 24.1 के हिसाब से है। अगर हम क्लॉज नंबर 24.1, होप कि आपके पास में आईएस कोड अगर है तो आईएस कोड आप भी खुद होके देख सकते हैं, या आईएस कोड तो अब अगर आप IS 456 अगर आप गूगल के ऊपर में एंटर करते हैं तो आपके पास उसका पीडीएफ फाइल डाउनलोड हो जाएगा। तो जब भी आपको रेफर करना होता है तो आप उस टाइम में उसे रेफर कर सकते हैं। और उसके क्या कंसिडरेशंस है, आईएस कोड के अलग अलग कंसिडरेशन जो है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये है पेज नंबर 39। तो 39 पे यहाँ पे दिया है कि फॉर स्लैब्स ओके, तो यहाँ पे दिया है कि फॉर स्लैब स्पैनिंग इन टू डायरेक्शन। तो स्पैनिंग इन टू डायरेक्शन मतलब उसे बोला जाता है टू वे स्लैब। टू वे स्लैब मतलब अगर ये Ly है, ओके, और ये Lx, इसके पहले में ऑलरेडी देखा हुआ है लेकिन फिर भी एक बार Ly/Lx का अगर हम रेशियो निकालते हैं तो वो क्या होना चाहिए, लेस देन 2 होना चाहिए। अगर वो लेस देन 2 है मतलब क्या कि कोई भी डायमेंशन, ठीक है, यहाँ पे अगर ये फर्स्ट डायमेंशन अगर हम लेते हैं और ये डायमेंशन सेकंड डायमेंशन अगर हम लेते हैं तो वो केस में डबल नहीं है, कोई भी डायमेंशन डबल नहीं है एक डायमेंशन के कंपैरिजन में। तो उसे हम बोलते हैं टू वे स्लैब, या हम उसे बोल सकते हैं कि स्लैब स्पैनिंग इन टू डायरेक्शन। लेकिन यस, उसमें कोई तो भी स्लैब का जो स्पैन रहेगा वो एक थोड़ा कम रहेगा और दूसरे जो स्पैन रहेगा वो थोड़ा ज्यादा रहेगा। लेकिन हाँ, डबल नहीं होगा, कोई भी स्पैन डबल नहीं होगा। तो यहाँ पे ऐसे बोला जाता है कि शॉर्टर शॉर्टर ऑफ द टू स्पैन, चाहे वो Ly हो सकता है या फिर Lx हो सकता है। तो इन दोनों में से कोई भी स्पैन जो जिसका लेंथ कम है, या हम बोल सकते हैं वो जो शॉर्ट है स्पैन, इन दोनों में से कोई भी, तो वो हमें कैलकुलेशन के लिए या जो भी कुछ हम कैलकुलेट करते हैं तो उसके लिए हमें कंसिडर करना है। ठीक है, तो यहाँ पे स्पैन टू इफेक्टिव डेप्थ रेशियो जब हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, जब भी हमें ये स्पैन टू इफेक्टिव डेप्थ रेशियो कैलकुलेट करना है तो हम कौन सा स्पैन लेंगे,
स्पैन तो काफी ज्यादा, स्पैन तो दोनों भी है, मतलब एक बड़ा वाला स्पैन है, मतलब एलवाई है और या एलएक्स है, या फिर शॉर्टर स्पैन, लॉन्गर स्पैन, तो उसमें से कौन सा स्पैन लेना है। तो यहाँ पे दिया है आईएस कोड में कि अब जब भी हम कैलकुलेशन करेंगे स्पैन टू इफेक्टिव डेप्थ रेशियो, तब हमें जो स्पैन कंसिडर करना है वो है शॉर्टर स्पैन। कौन सा स्पैन है वो? शॉर्टर स्पैन। सो फॉर टू वे स्लैब, अब यहाँ पे नोट नंबर 2 देखिए, फॉर टू वे स्लैब ऑफ शॉर्टर स्पैन, चलो ठीक है शॉर्टर स्पैन तो लेना है, लेकिन उसमें भी क्राइटेरिया है कि अप टू 3.5 मीटर अगर है, ठीक है, अगर अप टू 3.5 मीटर अगर है, उसमें भी बोला है कि विथ माइल्ड स्टील रेनफोर्समेंट, विथ माइल्ड स्टील रेनफोर्समेंट, माइल्ड स्टील रेनफोर्समेंट मतलब FE 250, या हम बोल सकते हैं FY इज 250, ठीक है, तो वो हो गया माइल्ड स्टील रेनफोर्समेंट। तो माइल्ड स्टील रेनफोर्समेंट का ग्रेड कितना है? 250, उसका जो स्ट्रेंथ रहेगा वो है 250 न्यूटन पर mm²। तो ये माइल्ड स्टील रेनफोर्समेंट, अभी मैंने आपको जो असाइनमेंट दिए थे, असाइनमेंट में मैंने बोला है कि आप डायरेक्टली जाके कंस्ट्रक्शन साइट पे जाके फोटो खींच के आइए, ठीक है। सेल्फी तो बहुत बार खींचे हुए हैं, लेकिन फोटो खींच के जब आते हैं तब पता चलता है कि बेसिकली कंस्ट्रक्शन साइट पे क्या होता है, कंस्ट्रक्शन साइट पे क्या चल रहा है, तो वो पता रहता है कि जो भी कुछ स्टील रेनफोर्समेंट है, अभी तो देखा होगा कि आपने स्टील है, लेकिन स्टील है तो उसमें भी ग्रेड अलग अलग है, सीमेंट है, सीमेंट के ग्रेड अलग है, कंक्रीट बनाते हैं हम लोग तो कंक्रीट के ग्रेड अलग है, उसका जो स्ट्रेंथ है वो स्ट्रेंथ अलग आता है। अगर आप लैब में कंक्रीट अगर आप कास्ट करते हैं तो यस उसका स्ट्रेंथ ज्यादा आएगा, लेकिन अगर आप इन सिटू या तो फिर कंस्ट्रक्शन साइट पे जो बनाया जाता है कंक्रीट, उसका स्ट्रेंथ अलग आएगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम जब भी कंक्रीट में हमने देखा हुआ है कि सीमेंट है, सैंड है, एग्रीगेट्स है, वाटर है, एडमिक्सचर्स भी है, ये सुपर प्लास्टिसाइजर्स भी है, तो उसका कुछ मेजरमेंट है, ठीक है, उसका प्रॉपर मेजरमेंट रहता है, वो मेजरमेंट लेते ही, मेजरमेंट हम लैब में लेते हैं, लेकिन कंस्ट्रक्शन साइट पे वो मेजरमेंट वैसा मेजरमेंट नहीं है, वो जो भी कुछ घमेला है या जो भी कुछ वहां पे जो इंस्ट्रूमेंट है वो यूज करने वाले, तो वो तो जितना आएगा, लेबर जितना भी आता है तो वो ले लेता है, तो उसके वजह से कभी कम लेता है, कभी ज्यादा लेता है, उसके हिसाब से रहता है वो। तो मेजरमेंट करके तो नहीं देखा है कि चलो हर एक बार वो मेजर करके फिर से वो सीमेंट दे रहा है, सैंड दे रहा है, ऐसा नहीं रहता, तो उसके वजह से उसका स्ट्रेंथ वेरी करता है। लेकिन जब हम स्टील की बात करते हैं तो स्टील जो रहेगा, स्टील ये ऑलरेडी फैक्ट्री में, अब उसकी भी अलग अलग फैक्ट्रीज है, फैक्ट्री है या ग्रेड या जो भी कुछ उनका ब्रांड है, अलग अलग ब्रांड के स्टील आपके पता चलेगा कि अगर आप मार्केट में जाते हैं तो अलग अलग स्टील के ग्रेड रहते हैं, और ब्रांड भी अलग अलग है, मतलब बनाने वाली कंपनी अलग है, ठीक है, बनाने वाली कंपनी अलग है, लेकिन जो पर्टिकुलरली सबसे पहले में जब भी कुछ हम देखते हैं तो प्रॉपर ब्रांड के जो स्टील रहेंगे, स्टील रहते हैं, तो स्टील रेनफोर्समेंट वो अलग रहेगा। अगर ब्रांड थोड़ा सा कम ज्यादा है तो यस उसका भी स्टील वेरी करेगा। हाँ, लेकिन बोलेंगे एक ही बोलेंगे वो लोग कि भाई Fe415, वो भी Fe415, ये भी 250 है, लेकिन उसमें भी आपका जो ब्रांड या जो कंपनी वो स्टील रेनफोर्समेंट मैन्युफैक्चर कर रही है,
तो वेरी करता है, उसके वेट के हिसाब से भी वेरी होता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि स्पैन टू इफेक्ट टू डेप्थ रेशियो अगर हमें कैलकुलेट करना है तो वो माइल्ड स्टील रेनफोर्समेंट अगर है, माइल्ड स्टील मतलब है फिर 250 या उसका स्ट्रेंथ बोल सकते हैं 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो उसके लिए वर्टिकल डिफ्लेक्शन लिमिट फॉर लोडिंग क्लास अप टू 3 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, उसके लिए अगर सिंपली सपोर्टेड स्लैब है तो L बाय डी रेशियो है 35 और अगर कंटिन्यूस स्लैब है तो उसका रेशियो है 40। लेकिन ये किस लिए? Fu 250 के लिए। लेकिन अगर हाई स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड बार्स, HYSD बोलते हैं उसको, ठीक है, अगर हाई स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड बार्स अगर हम यूज करेंगे जैसे कि ग्रेड है Fe415, तो जो वैल्यूज यहाँ पे दिए है 35 और 40 उसको मल्टीप्लाई करना है 0.8 से। तो जितनी वैल्यू दी है तो उसका सिर्फ 80% ही हमें लेना है, ऐसा हम बोल सकते हैं, ठीक है। वैल्यू जो भी कुछ वैल्यू दिया है तो उसका सिर्फ 80%, हमें कुछ उससे ज्यादा नहीं लेना है। तो ये ऑलरेडी IS कोड में हम देखते हैं यहाँ पे क्लॉज नंबर 24.1 में, ठीक है। तो ये L बाय डी रेशियो अभी पता चल गया आपको कि L बाय डी रेशियो सबसे पहले में अलग था, जो हमने L बाय डी रेशियो लिया था वन वे स्लैब के लिए और बीम के लिए वो अलग है, और यहाँ पे टू वे स्लैब के लिए L बाय डी रेशियो अलग है। तो ये टू वे स्लैब के लिए L बाय डी रेशियो 35 और 40। तो ये डिपेंड करता है कि ये सिंपली सपोर्टेड है या कि कंटिन्यूस है, कैंटिलीवर नहीं है यहाँ पे, ठीक है। कैंटिलीवर स्लैब के लिए नहीं है, कैंटिलीवर स्लैब के लिए हम वन वे स्लैब के टाइम में हमने देखा हुआ था L बाय डी रेशियो, ठीक है। वन वे स्लैब जब हम या वन वे स्लैब या इवन बीम के टाइम में हमने देखा था अगर कैंटिलीवर पोर्शन है तो उसके लिए कितना L बाय डी लेना है। लेकिन अगर ये टू वे स्लैब अगर है तो टू वे स्लैब में हम नॉर्मली सिंपली सपोर्टेड और कंटिन्यूसली कंसिडर करते हैं। तो फॉर स्पैन अप टू 3.5 मीटर यहाँ पे तो दिया है, लेकिन सिर्फ स्पैन अगर 3.5 मीटर तक अगर है तो वो केस में ही हम ये अलाउड करेंगे। लेकिन अगर उससे ज्यादा है तो फिर क्या करना है? टू वे स्लैब हो सकता है, उससे ज्यादा हो सकता है, तो फिर से हमें जो मॉडिफिकेशन फैक्टर है, मॉडिफिकेशन फैक्टर कैलकुलेट करते हम निकालते हैं उसको। मॉडिफिकेशन फैक्टर जिस तरह से हमने वन वे स्लैब में लिया था उसी तरह से टू वे स्लैब में भी हम कंसिडर करते हैं। लेकिन अगर 3.5 मीटर है तो यस इतना ही कंसिडर करना है। वेट नेक्स्ट जो है, अब जब हम डिजाइन प्रोसेस करते हैं तो डिजाइन प्रोसेस वन वे स्लैब के हिसाब से ही करना होता है। लेकिन जो भी हमने वन वे स्लैब में हमने देखा हुआ था कि सबसे पहले हम लोड कैलकुलेट करते हैं, लोड के बाद में हम मोमेंट कैलकुलेट करना होता है, मोमेंट और शेयर फोर्स, ठीक है। अब मोमेंट और शेयर फोर्स जो हमने कैलकुलेट किया था उसका जो कोएफिशिएंट हमने कैलकुलेट किया था वन वे स्लैब के लिए वो था टेबल नंबर 12 और टेबल नंबर 13। ये था वन वे स्लैब की। लेकिन अगर टू वे स्लैब है तो कौन सा टेबल रेफर करना है? तो टेबल नंबर 26 और 27। सो टेबल नंबर 26 और ये 27 ये हमें यूज करना है जब भी हमें बेंडिंग मोमेंट और ये शियर फोर्स इसका जो कोएफिशिएंट अगर हमें कैलकुलेट करना है टू वे स्लैब के लिए। सो टू वे स्लैब का जो
इसका जो टेबल है 26 और 27, तो जस्ट मिनट मैं शेयर कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ये अभी एनेक्सर डी, ये स्पेशल एनेक्सर डी, यहाँ पे स्लैब स्पैनिंग इन 2 डायरेक्शन ऐसा दिया हुआ है। ठीक है, क्लॉजेस 24.4 एंड 37.1.2 इसके हिसाब से ये पर्टिकुलरली स्लैब स्पैनिंग इन 2 डायरेक्शन। ठीक है, जैसे कि हम बोलते हैं कि रिस्ट्रेंट स्लैब, ठीक है, अगर रिस्ट्रेंट स्लैब है या तो फिर जो भी कुछ कॉर्नर्स रहते हैं तो कॉर्नर्स ऑफ द स्लैब आर प्रिवेंटेड फ्रॉम द लिफ्टिंग, तो उसे बोला जाता है रिस्ट्रेंट स्लैब। लिफ्ट नहीं होना चाहिए, मतलब क्या होता है कि सपोज कि लोड अगर सेंटर में ज्यादा है तो वो केस में क्या हो सकता है कि कॉर्नर उठा जा सकता है, या आपने अगर जो सीसॉ रहता है तो सीसॉ में सपोज कि एक एंड पे अगर आप लोड देते हैं तो उसके उल्टे एंड में तो क्या होता है कि वो ऊपर चला जाता है। तो डिपेंड करता है कि जो कॉर्नर है तो कॉर्नर लोड के वजह से लिफ्ट नहीं होना चाहिए, तो उसे बोला जाता है कि अगर ये ऐसी कंडीशन नहीं होनी चाहिए तो उसे बोला जाता है रिस्ट्रेंड। ठीक है, तो रिस्ट्रेंट अगर है तो वो केस में हम उससे डिजाइन करते हैं। और यहाँ पे टेबल नंबर 26 अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो टेबल नंबर 26 का बेंडिंग मोमेंट कोएफिशिएंट यहाँ पे दिया है। बेंडिंग मोमेंट कोएफिशिएंट फॉर रेक्टेंगुलर पैनल supported on 4 sides with provision for torsion at corner. So 2A स्लैब में अगर देखा जाए तो टॉर्शन का स्टील भी रहना चाहिए। तो बहुत बार ये हम या नॉर्मल प्रैक्टिस में काफी जगह पे ये अवॉइड किया जाता है क्योंकि ज्यादा रेनफोर्समेंट नहीं देना चाहिए इसके वजह से। लेकिन टॉर्शनल रेनफोर्समेंट मतलब जैसे मैंने बताया कि लोड के वजह से क्या होता है कि कॉर्नर लिफ्ट हो सकते हैं, तो उसे अवॉइड करने के लिए हमें टॉर्शन रेनफोर्समेंट देना जरूरी रहता है। तो ये हो गया अगर हम बोलते हैं कि टॉर्शन का भी यहाँ पे दिया है। लेकिन अगर हम ये टेबल नंबर 26 देखते हैं तो टेबल नंबर 26 डिपेंड करता है कि टाइप ऑफ पैनल कैसा है एंड मोमेंट कंसिडर किस तरह से किया जाए। तो वन वे स्लैब में हमने देखा हुआ था कि एक नेगेटिव मोमेंट रहता है, एक पॉजिटिव मोमेंट रहता है, तो यहाँ पर भी सेम रहेगा। नेगेटिव मोमेंट रहेगा एज के ऊपर में, पॉजिटिव मोमेंट रहेगा मिड स्पैन में, सेम कंडीशन है। लेकिन अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो अलग अलग यहाँ पे कंडीशंस है, केसेस है, मतलब डिपेंड करता है कि ये पैनल जो है वो इंटीरियर पैनल है क्या, या वन शॉर्ट एज कंटिन्यूअस इस तरह का पैनल है,
या वन लॉन्ग एज डिसकंटिन्यूअस, टू एडजेसेंट एजेस डिसकंटिन्यूअस। देन उसके बाद में टू शॉर्ट एजेस डिसकंटिन्यूअस, टू लॉन्ग एजेस डिसकंटिन्यूअस, थ्री एजेस डिसकंटिन्यूअस, थ्री एजेस डिसकंटिन्यूअस। लेकिन उसमें भी वन लॉन्ग एज कंटिन्यूअस और वन शॉर्ट एज कंटिन्यूअस और फोर एजेस डिसकंटिन्यूअस। मतलब यहाँ पे ये जो स्लैब रहेगा ये डिपेंड करता है कि इस साइड में कंटिन्यू है क्या, या इस साइड में कंटिन्यू है, या इधर के साइड में कंटिन्यूअस है कि इधर के साइड में कंटिन्यूअस है। तो ये डिपेंड करता है कि किस तरीके का प्लान जो है, ये अगर टोटल बिल्डिंग का अगर प्लान हम कंसिडर करते हैं, सपोज ये इस तरीके का प्लान है, ये एकदम सिंपल से रेक्टेंगुलर प्लान हमने कंसिडर किया है। और इसमें ये देखो, ये 1 2 3, ये 4 5 6 7 8 9, ये अलग अलग 9 केसेस है। यहाँ पे अलग अलग 9 केसेस है। जैसे हम बोलते हैं कि 4 एजेस डिसकंटिन्यूअस। 4 एजेस डिसकंटिन्यूअस मतलब क्या है कि इतना ही है बस, खत्म, और कुछ नहीं है। उसके बाद में बोला जाता है कि 3 एजेस डिसकंटिन्यूअस, 3 एजेस अगर डिसकंटिन्यूअस है तो सपोज कि अगर ये ही एक एज कंटिन्यूअस है, ये हो गया डिसकंटिन्यू, ये भी डिसकंटिन्यू और ये भी डिसकंटिन्यू, इसे बोला जाता है डिसकंटिन्यू। मतलब ये स्पैन में कुछ है क्या, यहाँ पे भी नहीं है, इधर है क्या, यहाँ पर भी नहीं है, इधर है क्या, यहाँ पर भी नहीं है, सिर्फ एक ये एज पे कंटिन्यूअस है और एक यहाँ पे हो सकता है। चलो इसको हम बोलते हैं ये है कंटिन्यूअस, तो इसे बोला जाता है 3 एजेस डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, मतलब ये डिपेंड करता है कि किस तरह से जो भी स्पैन हम देख रहे हैं, तो कौन सा स्पैन हमें डिजाइन करना है। टू शॉर्ट एजेस डिसकंटिन्यूअस, अगर दो शॉर्ट एजेस डिसकंटिन्यू है या दो लॉन्ग एजेस डिसकंटिन्यू है, मतलब किस तरीके का हो सकता है वो। शॉर्ट एज मतलब कौन सा, इसमें ये शॉर्ट हो गया एस और ये लॉन्ग हो गया। मोर स्पेसिफिकली अगर हम इस तरह से निकाल लेंगे तो ये शॉर्ट हो गया और ये लॉन्ग हो गया। ये सिर्फ बताने के लिए, बट बेसिकली ध्यान में रखना है कि ये कोई भी डायमेंशन ट्वाइस नहीं होना चाहिए, डबल नहीं होना चाहिए। तो अगर दो शॉर्ट एजेस डिसकंटिन्यूअस है, मतलब ये दो शॉर्ट एज, ये दो शॉर्ट एजेस, ये क्या आ गया डिसकंटिन्यू, मतलब जो स्लैब रहेगा इधर के साइड में लॉन्ग एज की तरफ से रहेगा, इधर के साइड में रहेगा। उसका उल्टा मतलब टू एडजेसेंट, टू लॉन्ग एजेस डिसकंटिन्यूअस, मतलब उसका उल्टा रहेगा। तो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4 5 6, तो इस तरह से हम इसे
बोल सकते हैं। सो मोस्ट ऑफ द टाइम, चलो ये तो हो गया टाइप ऑफ पैनल एंड मोमेंट कंसिडर। जब भी हम डिजाइन करेंगे तब उस टाइम में और भी ज्यादा डिटेल में पता चलेगा कि कौन सा करना है, और उसके हिसाब से यहाँ पे और एक कंडीशन जो दिया है, तो वैल्यू ऑफ एल वाई बाय एल एक्स, मतलब ये एल वाई बाय एल एक्स, ये तो हमें पता है कि लेस देन 2 होना चाहिए, लेकिन कितना है, अगर 1 है, 2 1.1 है, या 1.2 है, 1.3, 1.4, 1.5, 1.75 या 2, ठीक है। तो ये डिपेंड करेगा, ये रेशियो के हिसाब से इसके कोएफिशिएंट चेंज हो जाएगी, नेगेटिव पॉजिटिव मोमेंट, दोनों के कोएफिशिएंट अलग अलग है। ये हो गया शॉर्ट स्पैन कोएफिशिएंट और ये हो गया लॉन्ग स्पैन कोएफिशिएंट अल्फा वाई। तो अलग अलग पैरामीटर के लिए अलग अलग यहाँ पे कोएफिशिएंट भी दिया है कि इंटीरियर पैनल है कि वन शॉर्ट एज कंटिन्यूअस है, वन लॉन्ग एज डिसकंटिन्यूअस है, उसके हिसाब से हमें जब हम मोमेंट कैलकुलेट करेंगे, शियर फोर्स कैलकुलेट करेंगे, तो उसके तो उस टाइम में हमें ध्यान में रखना है कि शॉर्ट स्पैन कोएफिशिएंट और लॉन्ग स्पैन कोएफिशिएंट, इसके लिए हमें हमेशा ये एल वाई बाय एल एक्स रेशियो और ये कौन सा स्पैन है, ये दो पर्टिकुलर पैरामीटर के लिए हमें ये कोएफिशिएंट कंसीडर करने हो। अभी यहाँ पे ऑलरेडी फॉर्मूला भी दिया है, mx इज इक्वल टू और my इज इक्वल टू, हमें तो पता है, हम इसके पहले भी बताया कि सिंपली सपोर्टेड सब्जेक्टेड टू यूडीएल है, तो उसका कितना मोमेंट रहता है, मैक्सिमम डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 8, मतलब इसमें कोएफिशिएंट क्या हो गया, ये 1/8 इज द कोएफिशिएंट, और डब्ल्यू एल स्क्वायर ये तो कांस्टेंट रहेगा, तो उसके हिसाब से ये डब्ल्यू एल स्क्वायर यहाँ पे दिया है, और ये अल्फा 1/8 अगर हम बोलते हैं तो 1/8 का वैल्यू कितना आता है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 डिवाइडेड बाय 8, ठीक है, कितना आता है, 0.125, यस, राइट। सो दिव्यानी, अर्पणा, शुभम, यश, अंजली यांनी आन्सर दिलेले आहेत। येस, व्हेरी इझी वन। तर या प्रकारे, सो ये जो है ये कोएफिशिएंट है 0.125, हम इनडायरेक्टली ले लेते हैं, लेकिन यहाँ पे जो ये 0.125 ये कोएफिशिएंट नहीं रहेगा, इसके बदले अलग अलग कोएफिशिएंट है, निगेटिव के लिए, पॉजिटिव के लिए, तो वो कोएफिशिएंट लेने के बाद में हमें ये मोमेंट कैलकुलेट करना होता है। और फिर टेबल नंबर 27, अगर कोई स्लैब सिंपली सपोर्टेड है ऑन 4 साइड्स, तो हम उसके लिए ये टेबल नंबर 27 लेते हैं। फॉर्मूला सेम, mx इक्वल्स टू l5 wl स्क्वायर अल्फा y wl स्क्वायर अल्फा, मतलब ये कोएफिशिएंट हो गया, ठीक है। तो ये कंटिन्यू करेंगे हम जो आईएस कोड के प्रोविजंस है नेक्स्ट लेक्चर में, यहाँ पे हम स्टॉप करते हैं। अटेंडेंस का लिंक मैं आपको चैट बॉक्स में अभी ये सेंड कर रहा हूँ।
ओके, अटेंडेंस लिंक मैं व्हाट्सएप के ऊपर मैं सेंड कर रहा हूँ, हो सकता है कि शायद ये जल्दी खत्म हो जाए। तो व्हाट्सएप पे मैंने अटेंडेंस लिंक सेंड किया है, आप मार्क कर लीजिए आपका अटेंडेंस। ये 2-3 मिनट के लिए ओपन रहेगा। अटेंडेंस लिंक मैंने व्हाट्सएप पे शेयर किया हुआ है।